तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने क्लास 10 12 ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो हमने कल क्या पढ़ा था? कल जो वीडियो मैंने आपको ईशा पूर्व के बारे में पढ़ा था। किसके में? कि ईशा पूर्व की जो घटनाएं हुई थी उनकी महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में मैंने आपको बताया था। और आज बात करने वाले हैं ईसवी वर्ष की। किसकी? ईसवी वर्ष की। जो ईशा वर्ष होता है, ईसवी वर्ष क्या होते हैं और ईशा पूर्व क्या होते हैं। जो ईशा मसीह के जन्मदिन के जन्म से जो पहले की जितनी भी घटनाएं हुई थी उन्हें ईशा पूर्व कहा जाता है। ठीक है। और ईशा के बाद की, ईशा जन्म के बाद की घटना हुई थी उन्हें ईशा और ईशा वर्ष कहा जाता है। ठीक है। तो हम ईसवी वर्ष की बात करते हैं और एक एक जो महत्वपूर्ण तिथियां होती हैं उन्हीं तिथियों को लेकर और उन्हीं तिथियों के उपरांत ही हम हर एक घटना के बारे में वर्णन करेंगे। ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये चैनल बहुत ही अच्छा लगने वाला है, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको ऐसे इम्पोर्टेंट्स रिलेटेड ही वीडियो उपलब्ध करता हूं जिससे कि आपको पढ़ने में मज़ा आए और आपका इम्पोर्टेंट्स मटेरियल आपका कवर हो। ठीक है। तो आज क्या ईशा वर्ष की बात करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कहा जाता है कि जो 14 और 15 ईसवी वर्ष से और 15 ईसवी वर्ष के बीच में 14 ईसा और 15 ईसा के बीच में क्या हुआ था? रोमन संत, जो रोमन संत कौन थे? सेंट थॉमस। रोमन संत थे सेंट थॉमस। वो क्या किया था? उन्होंने भारत आए थे। क्या हुआ था? भारत में आगमन हुआ था। किसका? रोमन जो संत थे, रोमन संत थे। कौन थे? सेंट थॉमस। रोमन संत कौन थे? सेंट थॉमस थे। वो उनका क्या हुआ था? भारत में आगमन हुआ था। कब हुआ था? 14-15 ईशा के बीच में। ठीक है। और 20 और 40 20 और 40 ईसा के बीच क्या हुआ था? जो गोंडो फर्नेस के समय में भारत में संत थॉमस का आगमन हुआ था। किसके समय में हुआ था? गोंडो फर्नेस जो गोंडो फर्नेस के समय कालीन में क्या हुआ था? संत थॉमस का आगमन हुआ था। ठीक है। कब हुआ था? 14-15 ईसा बीच में हुआ था। और ये 20 और 40 ईसा के बीच में कौन थे? गोंडो फर्नेस थे। और उनके ही समय कालीन में क्या हुआ था? संत थॉमस का आगमन हुआ था। कहाँ? भारत में। ठीक है। और 45 ईसा की बात करें तो 45 ईसा में जो कुषाणों का भारत में प्रवेश हुआ था। 45 ईसा में क्या हुआ था? कुषाणों का भारत में प्रवेश हुआ था। कुषाणों का भारत में प्रवेश हुआ था। ऐसे करके आपको एक एक तारीख के बारे में बताऊंगा जिससे कि आपको माइंड में याद रहे। और ये आपके जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें विस्तार से रिलेट होती जा रही हैं कि पहले कौन आया, बाद में कौन आया और बाद में कौन सी घटनाएं हो रही हैं। ऐसे लाइन बाय लाइन आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करवाता जाऊंगा। ठीक है। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर आप इससे पहले का जो वीडियो नंबर 1 था जिसमें मैंने आपको ईशा पूर्व की जो महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में बताया है तो उन्हें जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है। तो 45 ईसा में क्या हुआ था? कुषाणों का भारत में प्रवेश हुआ था। कुषाणों का भारत में क्या हुआ था? प्रवेश हुआ था। और 65 ईसा की बात करें तो 65 ईसा में जो चीनी सम्राट का बुद्ध ग्रंथों के लिए भारत में क्या हुआ था? प्रतिनिधि भेजना था। भारत में क्या भेजना था? प्रतिनिधि भेजना था। जो 65 ईसा में जो चीनी सम्राट का क्या था? बुद्ध ग्रंथों के लिए चीनी जो सम्राट था उसने बुद्ध ग्रंथों के लिए भारत में प्रतिनिधि भेजा था। भारत में प्रतिनिधि क्या किया था? भेजा था। कब? 65 ईसा में चीनी का जो सम्राट था उसने बुद्ध ग्रंथों के लिए भारत में एक प्रतिनिधि भेजा था। ठीक है। और 77 ईसा की बात करें तो 77 ईसा में जो प्लिनी की पुस्तक कौन सी है? नेचुरल हिस्ट्री।
नेचुरल हिस्ट्री लिखी गई थी। कब? 77 ईसा में, या इसका पब्लिकेशन हुआ था 77 ईसा में। क्या हुआ था? जो प्लिनी की पुस्तक थी, प्लिनी की कौन सी पुस्तक थी? नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री क्या थी? प्लिनी की पुस्तक थी नेचुरल हिस्ट्री। और ये इसका पब्लिकेशन और इसे लिखी कब गई थी? नेचुरल हिस्ट्री को 77 ईसा में। कब लिखी गई थी? 77 ईसा में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 77 ईसा में लिखी गई थी। अब 78 की बात करें तो हम 78 में क्या हुआ था? 78 में 78 की बात करें तो 78 में जो कनिष्क द्वारा शक संवत का प्रारंभ जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया गया था। जो 78 की बात करें तो 78 ईसा में क्या हुआ था? जो कनिष्क के द्वारा, किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा 78 में 78 ईसा में। क्या? कब? 78 ईसा में कनिष्क के द्वारा, किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा क्या हुआ था? शक संवत प्रारंभ हुआ था। किसमें? भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया गया था। आपसे ये पूछ ले कि जो शक संवत ऐसे प्रश्न बन के आ जाएंगे कि जो शक संवत है वो प्रारंभ, जिस शक संवत का जो प्रारंभ हुआ था भारत सरकार द्वारा जो प्रयोग में लाया गया था, वो किस राजा, किस शासक के द्वारा लाया गया था? तो वो कनिष्क के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था? 78 ईसा में। 78 ईसा में लाया गया था। ठीक है। और 78 ईसा से 100 ईसा के बीच की बात करें तो इसमें कनिष्क का शासनकाल रहा था। कनिष्क का क्या रहा था? शासनकाल रहा। कनिष्क का काल था इसे कब से? 78 ईसा से 100 ईसा तक। ठीक है। 78 ईसा से 100 ईसा के बीच क्या रहा था? कनिष्क का काल रहा था। क्या रहा था? कनिष्क का काल रहा था। ठीक है। और 86 ईसा से 86 बोले तो 86 ईसा से 128 ईसा के बीच, कितना? 86 ईसा से और 86 ईसा से 128 बोले तो 86 ईसा से 128 के बीच जो गौतमी पुत्र था, गौतमी पुत्र कौन था? सातकर्णी जो था गौतमी पुत्र था, तथा जो वशिष्ठी पुत्र, और वशिष्ठी पुत्र कौन था? पुलुमावी। वशिष्ठी पुत्र कौन था? पुलुमावी था। और गौतमी पुत्र कौन था? सातकर्णी था। और वशिष्ठी पुत्र कौन था? पुलुमावी के अधिक क्या थे? अधीन 7 वाहनों का क्या हुआ था? पुनरुत्थान हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? जो गौतमी पुत्र थे। आपसे ये पूछ ले कि गौतमी पुत्र का नाम बता, तो गौतमी पुत्र कौन थे? सातकर्णी थे। गौतमी पुत्र कौन थे? सातकर्णी थे। और आपसे ये पूछ लिया जाए कि षष्ठी पुत्र बता, तो पुलुमावी थे। षष्ठी जो वशिष्ठी पुत्र जो थे वो मूल पुलुमावी थे। ठीक है। इनके अधीन क्या हुआ था? 7 वाहनों का क्या हुआ था? पुनरुत्थान हुआ था। ठीक है। क्या हुआ था? पुनरुत्थान हुआ था। ठीक है। कब? 86 ईसा से 128 ईसा के बीच में हुआ था। ठीक है। और 130 ईसा से 150 ईसा के बीच की बात करें, 130 ईसा से 150 ईसा के बीच की बात करें हम, तो इस काल में जो पश्चिम भारत का महान शक, जो पश्चिम भारत का महान शक था कौन? छत्रम रुद्रदामन प्रथम था। ठीक है। कौन था? कह रहा है जो महान शक छत्रम था, महान शक था, जो शासक था शक छत्रम कौन था? रुद्रदामन प्रथम रहा था। तो रुद्रदामन प्रथम का शासनकाल पूछ ले, रुद्रदामन प्रथम का शासनकाल पूछ ले तो ये 130 ईसा से 150 ईसा के बीच तक रहा था। रुद्रदामन प्रथम का शासनकाल रहा था। और ये पश्चिम भारत का एक महान शक क्या था? छत्रम था। महान शक छत्रम था। ठीक है। और 125 में का वो 225 की बात करें तो 225 ईसा में क्या हुआ था? बकाटक किसका? बकाटक वंश की स्थापना हुई थी। कब हुई थी बकाटक वंश की स्थापना? तो बकाटक वंश की स्थापना हुई थी 225 ईसा में। जो
बकाटक वंश की स्थापना की बात करें तो बकाटक वंश की स्थापना कब हुई थी? बकाटक वंश की स्थापना हुई थी 225 ईसा में। बकाटक वंश की स्थापना हुई थी। बकाटक वंश की स्थापना आपसे पूछ लिया जाए कि बकाटक वंश की स्थापना कब हुई थी, तो बकाटक वंश की स्थापना हुई थी आपसे 225 ईसा में हुई थी। ठीक है। और 226 ईसा की बात करें तो 226 ईसा में जो पारसिया क्या था, पर्सिया में जो पर्सिया में सासानियन वंश की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी सासानियन वंश की स्थापना? पर्सिया में हुई थी। तो पर्सिया में क्या हुई थी? पर्सिया में सासानियन वंश की स्थापना हुई थी। तो 226 की बात करें कि 226 ईसा में पर्सिया में पर्सिया में सासानियन वंश की स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी? सासानियन वंश की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? पर्सिया में हुई थी और 226 ईसा में हुई थी। ठीक है। और 250 ईसा की बात करें हम तो 250 ईसा में सातवाहन साम्राज्य का क्या हुआ था? विघटन हुआ था। सातवाहन साम्राज्य का क्या खत्म हो गया था? विघटन पूरा समाप्त हो गया था सातवाहन का साम्राज्य। कब? 250 ईसा में। बोले तो 250 ईसा में सातवाहन साम्राज्य का विघटन हो गया था। सातवाहन साम्राज्य का क्या हुआ था? विघटन हो गया था। ठीक है। कब हुआ था? 250 ईसा में सातवाहन साम्राज्य का विघटन हो गया था। और 240 ईसा से 280 ईसा के बीच में 240 ईसा से 280 ईसा के बीच में 240 ईसा से 80 ईसा के बीच की बात करें तो 240 ईसा से और 280 ईसा वर्ष तक 240 ईसा वर्ष से 240 ईसा वर्ष से और 280 ईसा वर्ष तक क्या रहा था? 240 ईसा वर्ष से 280 ईसा वर्ष के बीच में क्या रहा था? गुप्त वंश की स्थापना हुई थी। गुप्त वंश की स्थापना की थी। और गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्री गुप्त ने की थी। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 240 ईसा में। 240 से 280 ईसा के बीच क्या रहा था? गुप्त वंश की स्थापना हुई थी और गुप्त वंश का शासक रहा था। 240 से 280 ईसा वर्ष तक रहा था। ठीक है। और 280 से 319 के बीच 280 से 319 ईसा वर्ष के बीच में क्या हुआ था? घटोत्कच का क्या रहा था? सिंहासनारूढ़ क्या रहा था? सिंहासनारूढ़ रहा था। कब इसका सिंहासन रूढ़ कब हुआ था? घटोत्कच का 280 से 319 के बीच में 280 से 319 के बीच में क्या रहा था? घटोत्कच का शासनकाल रहा था। ठीक है। घटोत्कच क्या था? शासक रहा था। 280 से 319 के बीच था घटोत्कच का। ठीक है। और 319 से 320 के बीच की बात करें तो इसमें चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त वंश की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। किसके द्वारा हुई थी गुप्त वंश की स्थापना? गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा हुई थी? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। क्या हुई थी? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा क्या हुई थी? गुप्त वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है। और कहा जाता है गुप्त वंश की मैं बात बताऊं तो गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, परंतु वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम है। लेकिन इसे जो वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ठीक है। और वैसे गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, लेकिन वास्तविक स्थापना का श्रेय किसे जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। किसे जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है श्रीगुप्त वंश की स्थापना का। ठीक है। और ये कब से कब तक? 319 से 320 ईसा के बीच तक रहा था। और वैसे आपको एक डिट्टो बताऊं तो 275 ईसा पूर्व से 570 ईसा वर्ष पूर्व तक क्या चला था? इसका गुप्त साम्राज्य का शासन चला था। 275 से और 270 के ईसा वर्ष के बीच में क्या चला था? गुप्त साम्राज्य चला था। ठीक है। तो 319 से 320 के बीच में क्या हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त वंश की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? गुप्त वंश की स्थापना हुई थी। अब बात करें कब की बात करें हम
335 से 375 की बात करें तो 335 से 375 में क्या हुआ था, समुद्रगुप्त, जो समुद्रगुप्त का समुद्रगुप्त का काल, जिसे सैन्य विजयों के कारण समुद्रगुप्त का काल क्या रहा था, 335 से 375 के बीच जो समुद्रगुप्त का काल, जिसे सैन्य विजयों के कारण उसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। देखो मैं बताऊं तो चंद्रगुप्त प्रथम का जो पुत्र था समुद्रगुप्त, एक महान योद्धा व कुशल सेनापति था। उसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था, क्योंकि वो सैन्य विजयों के कारण उसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। किसे, समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता था, समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त का शासनकाल कब से कब तक रहा था, 335 ईसा से 375 ईसा तक रहा था। किसका, समुद्रगुप्त का शासनकाल। और 360 ईसा में समुद्रगुप्त के दरबार में श्रीलंका का राजदूत आया था। श्रीलंका का क्या आया था, राजदूत आया था। किसके शासनकाल में आया था श्रीलंका का राजदूत, वो आया था समुद्रगुप्त के दरबार में, या समुद्रगुप्त के शासनकाल में आया था, श्रीलंका का राजदूत आया था। ठीक है, कब आया था, 360 ईसा वर्ष में। ठीक है, 360 ईसा वर्ष में आया था। और 375 ईसा की बात करें तो इसमें जो समुद्रगुप्त की मृत्यु हो गई थी। और उसका जो समुद्रगुप्त की मृत्यु कब हो गई थी, 375 में हो गई थी। समुद्रगुप्त का की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कब हो गई थी समुद्रगुप्त की मृत्यु, 375 ईसा में हो गई थी। और कहाँ हुई थी, फिर इसके बाद क्या चला था, रामगुप्त का शासक, रामगुप्त क्या बना, शासक बना था। ठीक है, रामगुप्त क्या बना था, शासक बना था। ठीक है, और इसकी बात करें तो 380 से और 415 की बात करें, 380 से 415 की बात करें तो 380 से 415 में क्या हुआ था, चंद्रगुप्त द्वितीय, जो चंद्रगुप्त दूसरा था, द्वितीय था, उसका शासनकाल आया। उसका शासनकाल रहा 380 से 415 के बीच में। ठीक है, और जो गुप्त साम्राज्य था, गुप्त साम्राज्य का पश्चिम में विस्तार, गुप्त साम्राज्य का क्या था, पश्चिम में विस्तार था, तथा संस्कृत साहित्य का चरमोत्कर्ष था। और संस्कृत शास्त्र का क्या था, चरमोत्कर्ष, क्योंकि संस्कृत साहित्य क्या थी, अपनी चरम सीमा पर थी, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था, इसे संस्कृत साहित्य को क्या दिया था, बढ़ावा दिया था, जिसके कारण जो संस्कृत साहित्य क्या थी, अपने चरमोत्कर्ष पर थी। किस पर थी, अपने चरमोत्कर्ष पर थी। कब थी, 380 से 415 के बीच में, 380 से 415 के बीच में जो चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल रहा। और इसमें जो गुप्त राज्य का पश्चिम में, गुप्त राज्य का क्या था, पश्चिम में विस्तार था, तथा और इसमें साहित्य, जो संस्कृत साहित्य का क्या था, चरमोत्कर्षण था, इसे बढ़ावा दे दिया गया था। किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल कब तक रहा, 380 से 415 के बीच तक रहा। ठीक है, और फिर 399 से 414 के बीच में क्या हुआ था, फाहियान भारत आ रहा था, फाहियान भारत आया था। क्या आया था, फाहियान भारत आया था। तो फाहियान भारत कब आया था, एग्जैक्टली डेट किसी को पता नहीं था, क्योंकि ये एक बुक में मिलते हैं। ठीक है, जब भी हम इतिहास को पढ़ाते हैं तो ये काल्पनिक इतिहास होता है। कैसा होता है, काल्पनिक इतिहास होता है। ये किसी बुक के आधार पर बनाया जाता है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि मैं हड़प्पा सभ्यता से जिंदा हूँ जो आपको बता रहा हूँ, नहीं। तो ऐसे ये काल्पनिक होता है, एग्जैक्टली किसी में कुछ दे दिया होता है, किसी में कुछ दे दिया होता है, लेकिन आपसे जब पूछा जाएगा तो सिर्फ आपको एक ही डेट दी रखी होगी। ठीक है, जैसे मान के चलो जो फाहियान भारत आया था तो 399 ये लिखा है, तो 399 से मैंने कब किस बीच में बताया आपको, 414 के बीच में बताया। तो आपको ऐसी एग्जैक्ट डेट नहीं मिलेगी, या तो आपको 399 मिलेगा। ठीक है, या तो आपको 399 मिलेगा, या आपको 414, ये इन दोनों में से एक ही डेट आपको मिलेगी, और बीच की कोई डेट आपको मिलेगी नहीं। तो ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप ज़्यादातर 399 चॉइस करें। कितना करें, 399 बोले तो 399 क्या हुआ था, जो फाहियान था वो क्या हुआ था, भारत में आया था। 399 क्या था, जो फाहियान था वो भारत में आया था। ठीक है, फाहियान क्या हुआ था, भारत में
आया था। ठीक है। और ये कहा जाए तो चीनी यात्री था। देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही जो चीनी यात्री था कौन था? फाहियान था। फाहियान भारत की यात्रा पर आया था। और गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। ठीक है। गुप्त वंश का जो अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। ठीक है। ठीक है। अब बात करेंगे हम कितने की? 415 की। तो 415 की बात करें तो 415 में 415 से 455 के बीच की, 415 से 455 ईसा वर्ष बीच की बात करेंगे तो इसमें जो कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल, किसका शासनकाल का? कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल था। तो 415 से 455 के बीच में, 415 से 455 के बीच में क्या था? कुमारगुप्त, किसका? कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल था। तो कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 415 से 455 के बीच में रहा था। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इसी समय क्या हुई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब से कब तक हुई थी? तो 415 से 455 के बीच में क्या हुई थी? 415 से 455 में कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल रहा था। कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल 415 से 455 के बीच में रहा था। और इसी में नालंदा विश्वविद्यालय की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना का श्रेय किसे जाता है? कुमारगुप्त प्रथम को जाता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए इतिहास के क्वेश्चन में कि जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने कराई थी। ठीक है। ये आपसे एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। और 455 से 455 से बोले तो 468 66 68 की 67 की बात करें कि 467 आपकी 467 कहा जाए कि 455 से 467 बोले तो 467 बोले तो 455 से 467 के बीच की बात करें तो इसमें जो स्कंदगुप्त थे, कौन थे? गुप्त का काल रहा था। स्कंदगुप्त का काल कब से कब तक रहा था? बोले तो 455 से 467 के बीच में रहा था। 467 के बीच में रहा था। किसका शासनकाल रहा था? स्कंदगुप्त का काल रहा था। इसे हुणों का प्रथम आक्रमण हुआ था। और इसी समय क्या हुआ था? हुणों का क्या हुआ था? प्रथम आक्रमण हुआ था। हुणों का क्या हुआ था? प्रथम आक्रमण हुआ था। कब? जो स्कंदगुप्त के शासनकाल में, स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुणों का प्रथम आक्रमण हुआ था। ठीक है। और 467 से 467 से 540 468 से 540 के बीच में गुप्त वंश का क्या हुआ था? गुप्त वंश का क्या हुआ था? अवनति काल था। गुप्त वंश का क्या था? एक अवनति काल था। गुप्त वंश का क्या था? अवनति काल था। अवनति बोले तो गुप्त वंश क्या हो गया था? एक अपने खत्म सीमा पर था। गुप्त या खत्म मान लो इसे, क्योंकि कब से कब तक? 540 तक। ठीक है। 467 से 540 के बीच में क्या था? गुप्त वंश का अवनति काल माना जाता है। ठीक है। 467 से 540 के बीच में क्या माना जाता है? गुप्त वंश का एक अवनति काल कहा जाता है इसे। और 500 से 532 के बीच की बात करें तो 500 से 532 के बीच की बात करें तो जो तोरमान एवं मिहिर कुल के अधीन जो उत्तर भारत में हुणों का क्या रहा था? शासनकाल रहा था। हुणों का शासनकाल कब आ गया था? 500 से हुणों का क्या आ गया था? शासनकाल आ गया। तो 500 से 532 के बीच जो तोरमाड़ और मिहिरकुल, तोरमान और मिहिरकुल के अधीन जो उत्तर भारत में, कहाँ पर? जो नॉर्थ के एरिया में क्या आ गया था? हुणों का शासन आ गया था। हुणों का क्या आ गया था? शासन काल रहा था। ठीक है। और 532 की बात करें तो 532 ईसा में जो यशोवर्धन द्वारा मिहिरकुल की क्या हुई थी? मिहिरकुल की
पराजय हुई थी। ठीक है, जो यशोवर्धन द्वारा, किसके द्वारा, यशोवर्धन के द्वारा जो मिहिरकुल की क्या हो गई थी, पराजय हुई थी। और मिहिरकुल का शासनकाल कब से कब तक रहा था, 500 से 532, 500 से 532 ईसा तक क्या रहा था, बोले तो मिहिरकुल का क्या रहा था, उत्तर भारत में शासन रहा था। लेकिन यशोवर्धन द्वारा क्या हो गया था, मिहिरकुल की पराजय हुई थी। कब, 532 ईसा में, 532 ईसा में। ठीक है, और 606 ईसा से 647, 606 ईसा से 647 ईसा में क्या रहा था, हर्ष का शासनकाल रहा था। किसका रहा था, यशोवर्धन बोले तो हर्ष का शासनकाल रहा था। किसका रहा था, हर्ष का शासनकाल। तो हर्ष का शासनकाल कब से कब तक रहा था, कहा जाता है जो हर्ष था, हर्ष का शासनकाल कब से कब तक रहा था, 606, 606। हर्ष का शासनकाल कब से कब से रहा था, बोले तो हर्षवर्धन, जो हर्ष का शासनकाल 606 से 647, 647 के बीच में हर्ष का शासनकाल रहा था। और इस वंश का जो संस्थापक था वो पुष्यभूति था। कौन था, पुष्यभूति था, जिसे नरवर्धन था, इसे नरवर्धन कहा जाता था। परंतु इसका वास्तविक जो संस्थापक कौन था, हर्षवर्धन था। कौन था, हर्षवर्धन था। ठीक है, और हर्षवर्धन का शासनकाल तक कब से कब तक, 606 ईसा से 647 ईसा के बीच तक चला था। ठीक है, अब बात करें 609 ईसा के बीच की, तो 609 ईसा में क्या था, पुलकेशिन द्वितीय का शासक बना। जो 609 में क्या था, 609 में, तो 609 में कब की बात करें हम, 609 की बात करें तो 609 में क्या रहा था, जो पुलकेशिन द्वितीय था, जो पुलकेशिन द्वितीय था वो क्या हुआ था, शासक बना था, वो शासक बना था। तो 609 ईसा में, 609 ईसा में क्या हुआ था, पुलकेशिन द्वितीय क्या हुआ था, शासक बना था। 609 ईसा में पुलकेशिन द्वितीय क्या हुआ था, शासक बना था। और 629 से 645 ईसा के बीच में क्या था, हैनसोंग भारत में आया था। जो हैनसोंग क्या हुआ था, हैनसोंग भारत में आया था। तो हैनसांग कब भारत आया था, हैनसांग भारत में आया था 629 से 645 के बीच में। क्या रहा था, हैनसांग भारत में आया था 629 में। ठीक है, और 637 में सिंधु पर प्रथम अरब आक्रमण हुआ था। तो 637 में क्या हुआ था, सिंधु पर क्या हुआ था, प्रथम आक्रमण हुआ था। तो सिंधु पर प्रथम आक्रमण कब हुआ था, 637 में सिंधु पर प्रथम आक्रमण हुआ था। और 772 में जो मोहम्मद बिन कासिम था, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये 772 वाला। अभी मैं आपको कह रहा हूँ 712 वाला, 712 वाला, जो 712 वाला इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपसे हर बार पूछा जाएगा। तो 712 में जो मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर प्रथम अरब आक्रमण हुआ था, भारत पर एक प्रथम अरब आक्रमण हुआ था और राजा दाहिर की पराजय हुई थी। उस समय कौन था, राजा दाहिर था। कौन था, राजा दाहिर था। कहा जाता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला जो कौन था, प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था। प्रथम मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 ईसा में सिंधु बा मुल्तान पर आक्रमण करके उसे जीत लिया। और आक्रमण के समय सिंध का शासक जो था वो कौन था, राजा दाहिर था। राजा दाहिर था, उसे पराजय कर दिया था। कब, 712 ईसा में। तो जो 712 ईसा का फैक्ट आपसे बार बार पूछ लिया जाएगा कि 712 ईसा में जो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर प्रथम अरब आक्रमण किया था और उस समय जो राजा दाहिर की क्या हुई थी, पराजय हुई थी। ठीक है, और 725 की बात करें तो 725 में क्या हुआ था, नागभट्ट, जो नागभट्ट द्वारा प्रतिहार राज्य की स्थापना हुई थी। तो 712 ईसा में, 712 ईसा में नागभट्ट, 725, तो 725 ईसा में क्या हुआ था, 725 ईसा में नागभट्ट द्वारा जो प्रतिहार राज्य की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। तो 725 में क्या हुई थी, प्रतिहार वंश की स्थापना हुई थी नागभट्ट के द्वारा। नागभट्ट के द्वारा हैं, कब हुई थी, नागभट्ट के द्वारा क्या हुई थी, प्रतिहार वंश की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक है, अब बात करें 753 की बात करें तो
753 की बात करें, और 753 में क्या हुआ था, दक्कन के राष्ट्रकूट हुए थे। दक्कन का क्या हुआ था, राष्ट्रकूट हुआ था। दक्कन के राष्ट्रकूटों का निर्माण कब हुआ था, दक्कन के राष्ट्रकूट में, जो दक्कन के राष्ट्रकूट कब आए थे बोले तो इनका 753 में 993 के बीच में, 973 बोले तो 753 से 973 के बीच में क्या हुआ था, दक्कन के राष्ट्रकूट थे, दक्कन के राष्ट्रकूट आए थे। ठीक है, और बात करें इसकी 760 से 1442 के बीच की, तो 740 से 1442 के बीच में पूर्वी भारत के पाल का शासक रहा था। ठीक है, पूर्वी भारत के पाल रहे थे कब से कब तक, 760 से 1142 के बीच में। ठीक है, और 770 से 810 के बीच में, 770 से 880 के बीच में महान पाल शासक थे, धर्मपाल का काल रहा था, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कब हुई थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, 770 से 810 में जो महान पाल शासक जो धर्मपाल था उसका शासनकाल रहा था, और उसी समय विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, और 783 से 1036 के बीच में, कब 783 से 1036 के बीच में, 783 से 1036 के बीच में जो राजस्थान के वत्सराज द्वारा उत्तर भारत में, कहाँ पर, उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हुई थी, और उनका शासक रहा था। उनका शासनकाल कब से कब तक रहा था, 783 से 1037 के बीच में, जो राजस्थान के वत्सराज द्वारा उत्तर भारत में, कहाँ पर, नॉर्थ इंडिया में क्या हुआ था, नॉर्थ इंडिया में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हुई थी, और उनका शासनकाल रहा था कब से कब तक, 783 से 1037 के बीच में। ठीक है, और बात करें तो 788 से, कब से, 788 की बात करें तो 788 से 820 के बीच में जो शंकराचार्य तथा उनका अद्वैतवादी दर्शन हुआ था। कब से कब तक शंकराचार्य का 788 से 820 ईसा तक रहा था। ठीक है, शंकराचार्य और उनका अद्वैत दर्शन रहा था। ठीक है, और 835 से 885 के बीच में, 835 से 885 के बीच में गुर्जर प्रतिहार वंश का काल रहा था, और अरब के व्यापारी सुलेमान का उसके राज्य में आगमन हुआ था। कब, 835 में। कब हुआ था, 835 में हुआ था। ठीक है, तो आज की जो मैंने क्लास बोले तो ये वीडियो नंबर 2 है। अगर आपने वीडियो नंबर 1 नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर वीडियो नंबर 1 देखो, क्योंकि उसमें मैंने जो तिथियां हैं, महत्वपूर्ण तिथियां, उसके ईसा पूर्व के बारे में मैंने आपको बताया है। और ये आज की जो क्लास थी इसमें मैंने आपको ईसा वर्ष के बारे में बताया है कि ईसवी वर्ष में क्या क्या और किस तिथि को कौन सा घटना हुई थी, और क्या इनका शासक, और किस प्रकार एक एक क्रम बाय क्रम मैंने आपको समझाया। बड़े अच्छे से रिलेट किया है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने इसी प्रकार आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, हर एक डेट के बारे में, हर एक तिथि के बारे में, और क्या रहा, किसका शासनकाल रहा इस समय, हर एक को अच्छे से विस्तार के रूप में आपको समझाया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और आप अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।